नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं तो उन्हें अपनी कोशिश के साथ, अपनों के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ उसे अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज से आपकी प्राचीन भारत इतिहास के एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लासें आपकी रिवीजन क्लास हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पेट की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, एक्स वाई जेड आपका कोई भी एग्जाम है, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और ये आपकी रिवीजन क्लास है। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को बहुत कम टाइम में और शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस थोड़ी मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी मंजिल आपसे बस कुछ कदम की दूरी पर हो। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा इतिहास क्या होता है। भाई इतिहास आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति प्लस हास, अर्थात अतीत में हुई वे घटनाएं जिनका हमें साक्ष्य मिला है, वही तो होता है इतिहास। भाई इतिहास में घटनाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन सारी घटनाओं को हमें साक्ष्य नहीं मिला। जिन घटनाओं को हमें साक्ष्य या प्रमाण मिला है, उन्हीं घटनाओं को हमने क्या करा है, इतिहास में लिखा है। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडेटस को। हेरोडेटस को इतिहास का जनक कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, क्योंकि भाई गुप्त काल में, मौर्य काल में, सैंधव सभ्यता, ये इससे पहले के बारे में देखोगे तो हम आप तो नहीं थे। तो फिर कोई जो इसने इतिहास को लिखा, हो सकता है वो व्यक्ति भी नहीं हो। तो भाई इतिहास में पता कैसे चला? तो इतिहास को जानने के मुख्य रूप से आपके तीन स्रोत होते हैं। इतिहास को जानने के तीन स्रोत कौन से होते हैं? पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? भाई हमने उत्खनन करवाया। उत्खनन का मतलब क्या होता है? हमने खुदाई करवा दी। खुदाई करवा के हमें जो मिट्टी का बर्तन मिला, इस मिट्टी का बर्तन काले रंग का था, उसमें क्या थी, एक अलग प्रकार की पेंटिंग बनी। तो हमने कहा वहां से जो हमें मृत भांड मिले हैं ना, मृत भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, वो कैसा था, उसमें कोई डिजाइन बनी हुई थी अलंकृत। हमने कहा यहाँ पे उत्खनन कराया ना, तो हमें बहुत बड़ा अन्नागार मिल गया। यहाँ पर उत्खनन कराया तो हमें बहुत बड़ा स्नानागार मिल गया। इस जगह पर उत्पन्न कराया तो हमें क्या हुआ, लोहे के साक्ष्य मिल गए। इस जगह पर उत्खनन कराया तो हमें तो क्या हुआ, अशोक के शिलालेख मिल गए। तो इतिहास को जानने का एक सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से होता है कि भाई आपको उत्खनन के द्वारा जो सारी चीजें मिली, वो चीजें कौन सी? आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। अगला क्या होता है? अगला होता है आपका साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? भाई उस टाइम का आपको कोई ना कोई तो लिखित विवरण भी तो मिल सकता है ना। आपने देखा जो शिलालेख मिले ना, उन शिलालेखों में कुछ लिखा हुआ था। भाई धीरे धीरे हमने पढ़ा कि क्या लिखा था। तो कैसा विवरण है? साहित्यिक स्रोत है। भाई जैसे मौर्य काल के बारे में आपको किताब मिलती है, मेगन स्टनीज। मेगन स्टनीज ने किताब लिख दिया। कौन सी किताब थी? इंडिका। तो इंडिका किताब से क्या होता है, हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ आपके जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी रजत तरंगी से मिलती है। राज तरंगी से क्या होता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलते हैं। आपके उसके बारे में किताब अर्थशास्त्र किताब से क्या होता है? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, उन सब चीज़ों का। तो बहुत सारे आपको क्या हुए, साहित्यिक स्रोत मिल गए। तो उससे भी हमें पता चला कि उस टाइम का इतिहास कैसे था। अब इसी के साथ साथ भारत में उस टाइम पे क्या हो रहा था, अलग अलग विदेशी यात्री आ रहे थे। कभी मेगन स्टनीज आ रहा है, तो कभी अल्बर्नी आ रहा है, तो कभी वेनसांग आ रहा है, तो कभी फायान आ रहा है। भाई कोई विदेश से व्यक्ति आया, उसने भारत के बारे में कुछ देखा तो उसकी अपनी किताबों में लिख दिया। तो इतिहास को जानने के तीन स्रोत होते हैं। पहला स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। तीसरा स्रोत क्या होता है? विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य क्या होता है? वो स्रोत जिसे हमने उत्खनन के द्वारा निकाला है।
देखो अगर आपको स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है आप धीमा कर सकते हो। अगर आपको धीमी लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है आप उसको तेज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। और ये आपकी रिवीजन क्लास है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में इससे पहले आपको पता है कि अपने सिलेक्शन से पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। वहाँ ऑफलाइन क्लासेज में जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं, एंशियंट हिस्ट्री मैंने आपकी कवर करवा दिया था, आपकी मिडवल भी कवर हो चुकी थी, और आपकी मॉडर्न चल रही थी। कुछ बैचेस में मेरी मॉडर्न कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कुछ बैचेस में मेरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ में नहीं हुई है। तो ठीक है, अब आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे। बहुत जल्द आप सबके ऑनलाइन बैच आ जाएंगे, आप उन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। अभी से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे पे नहीं हो पा रही। बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वे समझ स्रोत होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें उत्खनन से मिले। भाई उत्खनन से आपको मिलेगा क्या, उत्खनन से मिल जाएगा अभिलेख, वहाँ का कोई स्थापत्य कला, कोई चित्रकला, कोई मुद्रा, यही सारी चीजें तो मिलेंगी। अब इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, कुछ अभिलेखों से जुड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुछ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अब पुरातात्विक स्रोतों में बहुत जगह से हमें अभिलेख मिले। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अभिलेखों का अध्ययन किस में करते हैं। अभिलेखों का अध्ययन करते हैं हम एपिग्राफी में। कई बार यही क्वेश्चन पूछ गया, अभिलेखों का अध्ययन किस में करते हैं। अभिलेखों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहते हैं एपिग्राफी। अभिलेखों में वे क्या होते हैं, कुछ अभिलेख मतलब कुछ चीजें मैंने लिखा। कुछ चीजें अगर हमने शिलाओं में लिख लिया तो उन्हें स्तंभ लेख कह दिया, कुछ हमने शिलालेख कह दिया, कुछ हमने क्या किया ताम्र पत्रों में भी लिख लिया, ताम्र पत्रों में लिख दिया। और कुछ चीजें हमने क्या किया, पांडुलिपि। पांडुलिपि किस में लिखते थे, देखो पांडुलिपि मुख्य रूप से भुर्ज पेड़ की छाल में लिखते थे। भुर्ज पेड़ की छाल पे लिखे पांडुलिपि। आपने गुफाओं में लिख दिया गुफा लेख है, स्तंभ में लिख दिया स्तंभ लेख है, शिलाओं में बना दिया शिलालेख हो गए, ताम्र पत्र में लिख दिया कुछ अंकित कर दिया ताम्र लेख होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बोगजोई का अभिलेख। बोगजोई के अभिलेख में आपके वैदिक काल के देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते, इन सब देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा अभिलेख है, वागजोई अभिलेख, जो कि मध्य एशिया से मिलता है। इसी के साथ साथ पूछेगा भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख हम अशोक के अभिलेखों को मानते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अशोक के एक आध अभिलेख हमें अरेमाइक लिपि में भी देखने को मिले। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट क्या हुआ, अभिलेखों का अध्ययन किस में करते हैं, एपिग्राफी में। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बोगजोकोई का अभिलेख। और भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसका है, अशोक का अभिलेख। क्लियर। अशोक ही आपके मौर्य वंश का शासन था, इसके हमें बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था, देखो अशोक के अभिलेखों की खोज तो कर दिया था टी पैंथलर ने कि हमें डिफरेंट टाइप के अभिलेख देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन अभिलेखों को हम पढ़ नहीं पाते। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वाधिक सफलता किसको मिली थी, पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो हम क्लास में ही सारी चीजें याद करेंगे, आप परेशान नहीं होना। बेशक एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम सारी चीज़ों को क्लास में याद करते थे कि नहीं, वही चीज़ें हमें आज भी करनी है। बस आपके सामने मैं विजुअल नहीं हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें याद करनी है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इतिहास। अतीत की वे घटनाएं जिनका हमें साक्ष्य मिला है वो हमारी क्या होती है, इतिहास होते हैं। इतिहास को हमने जाना कैसे है, इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। अगर मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आपको आंसर खुद से बोलते जाना है। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है। अब हमने बताया कि भाई पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कुछ विभिन्न अभिलेख होते हैं।
जैसे विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगचोइका का अभिलेख और भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक का अभिलेख और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। पहला अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग के राजा खारवेल का वर्णन है और इसी में भारतवर्ष का भी उल्लेख किया गया है। पहली बार भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। इसी प्रकार अशोक के 13वें शिलालेख में भी कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। लेकिन पूछेगा किस अभिलेख में, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग के राजा खारवेल का वर्णन, इसी के साथ साथ भारतवर्ष शब्द का वर्णन मिलता है और पहली बार कलिंग युद्ध का वर्णन भी आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसके बारे में जानकारी देते हैं? रुद्रदामन। और रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? सातवाहन वंश का शासक था गौतमी बुद्ध सातकर्णी। गौतमी बुद्ध सातकर्णी का वर्णन मिलता है आपके नासिक अभिलेख से। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, समुद्रगुप्त ने कौन कौन से युद्ध जीते थे, उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? एहोल अभिलेख का संबंध है आपके पुलकेशिन द्वितीय से। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पीसीएस तक में भी देखने को मिले। कई अभिलेख दे देते हैं, पूछते हैं इनको मैच करिए कि भाई एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो रुद्रदामन का संबंध किस अभिलेख से, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से, या कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके साथ साथ मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख वर्णन मिलता है आपकी यशोवर्मन। इसी के साथ साथ इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों की भी जानकारी मिलती है। पहली बार रेशम का उत्पादन कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। लेकिन भारत में जो मंदसौर अभिलेख है इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी का वर्णन मिलता है। ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख। इसमें स्कंदगुप्त का वर्णन है कि कैसे स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की। हूणों का विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त ने। इसका वर्णन किसमें मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में। देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल के शासक विजय सेन की विजय, कैसे बंगाल के शासन विजय सिंह ने विजय प्राप्त की थी, उसका वर्णन मिलता है आपको देवपाड़ा अभिलेख में। बांसकड़ाऊ मधुबन अभिलेख। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो आज की क्लास में हमें इतने ही अभिलेख को याद करना है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आज आपने जितनी चीजें पढ़ी इनको याद करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।